नमस्कार। बिगिनर्स गाइड टू द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इस कोर्स के पहले पार्ट में आपका स्वागत है। बिगिनर्स गाइड टू द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इस कोर्स में हम डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे आप उनका यूज़ कर सकते हो, चाहे वो हेजिंग के लिए हो या फिर प्रॉफिट के लिए हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो टर्म्स होती है उनका मतलब क्या होता है, ये सब हम समझने वाले हैं। जनरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव मार्केट बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट माना जाता है। बहुत सारे लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं, इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हेज नहीं करते क्योंकि उन्हें फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को इस कोर्स में हम बड़ी आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आपके मन में ये भ्रम है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो वो भ्रम आप निकाल दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस कोर्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बताने वाले हैं, ताकि इंडिया में सभी को फ्यूचर एंड ऑप्शन की जानकारी हो। इस मार्केट को डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। देखो, जनरली दो तरह के मार्केट्स होते हैं, एक होता है कैश मार्केट और दूसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन आते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। तो अब ये कैश मार्केट क्या होता है? जनरली हम जिसे स्टॉक मार्केट कहते हैं वो कैश मार्केट होता है, यानी आपको जितने रुपए के शेयर्स चाहिए उतने रुपए आप पे करते हो और उसके बदले में आपको शेयर्स मिल जाते हैं। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सिस्टम कम्प्लीटली अलग है। तो कैश मार्केट के बारे में सभी लोग जान लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी आसान भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और आपको उस कंपनी का शेयर खरीदना है, तो आप 100 रुपये उस कंपनी में इन्वेस्ट करके उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। सिंपल। वही जब हम किसी कंपनी का फ्यूचर या ऑप्शन देखते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है, जैसे कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस, ओपन इंटरेस्ट, मार्क टू मार्केट। ये सारी चीज़ें और नाम देखने के बाद कई बार हमें कुछ समझ में आता नहीं है और इसीलिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सभी को कैश मार्केट आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप पहले हमारे बाकी कोर्सेज कर सकते हो, ताकि आपको कैश मार्केट का नॉलेज आए और उसके बाद आप डेरिवेटिव मार्केट पर ध्यान दीजिए। चलो, तो डेरिवेटिव मार्केट को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। डेरिवेटिव मार्केट को समझाने के लिए हमने एक बार एक एग्जांपल का उपयोग किया था। हम उसी एग्जांपल को इस बार दोहराएंगे। प्रोनॉय नाम का मेरा एक दोस्त है जो फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन है। प्रोनॉय हर साल चैंपियंस लीग की जो फाइनल होती है उसे देखने जाता है और इस बार भी प्रोनॉय को चैंपियंस लीग की फाइनल देखने जाना है। जैसे ही प्रोनॉय चैंपियंस लीग की फाइनल का टिकट खरीदने जाता है तो उसे पता चलता है कि चैंपियंस लीग की फाइनल के टिकट तो ऑलरेडी बेचे गए हैं, अभी तो टिकट्स अवेलेबल ही नहीं है। सारे टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, ये पता चलते ही प्रोनॉय नाराज हो जाता है। तभी प्रोनॉय की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो फुटबॉल एसोसिएशन में काम कर रहा होता है। वो व्यक्ति प्रोनॉय को कहता है कि मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर लिख कर देता हूँ, वो रिकमेंडेशन लेटर दिखाकर तुम्हें टिकट मिल जाएगा। तो वो व्यक्ति प्रोनॉय को रिकमेंडेशन लेटर देता है और कहता है कि ये रिकमेंडेशन लेटर दिखाते ही तुम्हें $5000 में टिकट मिल जाएगा। प्रोनॉय तुरंत उनसे वो रिकमेंडेशन लेटर लेता है, उन्हें थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। अब जैसे जैसे चैंपियंस लीग की फाइनल की डेट नज़दीक आने लगती है, उस टिकट के रेट बढ़ने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते वो $6000 तक चले जाते हैं। लेकिन प्रोनॉय को तो उस रिकमेंडेशन लेटर की वजह से $5000 में ही टिकट मिलने वाला है। तो बाहर टिकट का रेट 6000 रुपीज़ होने की वजह से प्रोनॉय को ऑलरेडी $1000 का प्रॉफिट हो गया है। मैच के एक दिन पहले तो टिकट के रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो बढ़कर $7000 हो जाते हैं, जिससे प्रोनॉय का प्रॉफिट अब $2000 हो गया है। लेकिन वही मैच को जाते जाते प्रोनॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और इन सब चीज़ों की वजह से वो उस रिकमेंडेशन लेटर को दिखाकर टिकट नहीं खरीद पाता है। तो जैसे मैच खत्म हो जाती है उस रिकमेंडेशन लेटर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने प्रोनॉय को जो रिकमेंडेशन लेटर दिया था वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट था और उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल प्राइस टिकट प्राइस पर डिपेंड थी, जिसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी प्राइस टिकट प्राइस पर डिपेंड थी, यानी टिकट प्राइस एक अंडरलाइंग एसेट था। तो डेरिवेटिव मार्केट इसी तरह वर्क करता है। ये बस एक इमेजिनरी एग्जाम्पल था ताकि आपको डेरिवेटिव मार्केट समझ में आए। हर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जिस दिन मैच थी वो उस रिकमेंडेशन लेटर की एक्सपायरी डेट थी, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद उस रिकमेंडेशन लेटर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि डेरिवेटिव क्या होता है और अंडरलाइंग एसेट क्या होता है। यहाँ पर टिकट एक अंडरलाइंग एसेट था और जो रिकमेंडेशन लेटर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट था। सिमिलरली जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, तो अगर लेट से टीसीएस का कोई फ्यूचर है तो इस फ्यूचर की वैल्यू टीसीएस के शेयर पर डिपेंड रहेगी। तो टीसीएस के शेयर प्राइस एक अंडरलाइंग एसेट है जिसका डेरिवेटिव है टीसीएस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हमने बस डेरिवेटिव को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को समझेंगे और उसके बाद हम उनसे जुड़ी बाकी चीज़ें भी समझ लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पहला पार्ट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।